Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स यूज्ड फॉर स्ट्रिप अर्थिंग? स्ट्रिप भू संपर्कन के लिए उपयोग की जाने वाली तांबे की पट्टी की बीमा क्या होगी? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे जितने भी अर्थिंग के लिए स्ट्रिप यूज होती हैं उन सब की बीमाओं को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। क्लियर है? तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारा स्ट्रिप है, इसका हमारा तांबे की पट्टी के लिए कौन सा हमारा सही होगा? तो जो हमारा तांबे के लिए होगा वो होगा हमारा 25 mm इंटू 3 mm, 25 mm इंटू 3 mm। क्लियर है दोस्तों? भू जो हमारा अर्थिंग होता है, ठीक है, जो हमारे अर्थिंग होती है उसके लिए उपयोग की जाने वाली जो तांबे की पट्टी की जो बीमाएँ होती हैं वो हमारी होती हैं तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए 25 mm इंटू 1.6 mm से लेकर के 25 mm टू 3 mm। दोस्तों, जो हमारी तांबे की स्ट्रिप यूज होती है उसकी जो बीमाएँ होती है हमारी 25 mm से लेकर के 1.6 mm तथा 25 mm से लेकर के 3 mm के बीच में हम क्या करते हैं, रखते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके अर्थिंग के जो गड्ढे की अगर हम बात करें तो उसकी जो गहराई होती है, जो अर्थिंग के लिए हम गड्ढा खोदते हैं, जो हम अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदते हैं उसकी जो गहराई होती है वो होती है 0.5 मीटर। ठीक, 0.5 मीटर से हम क्या करते हैं, उसके गड्ढे की जो गहराई होती है वो हम कम नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारी गहराई होती है वो 0.5 मीटर से अधिक ही होता है। क्लियर है? 0.5 मीटर से अधिक हमारी क्या होती है, अर्थिंग में गहरे की गड्ढाई होती है। क्लियर है दोस्तों? जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सारे स्टूडेंट से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हाथ में कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि जो दोस्तों जो पॉइंट बोला जाता है उस पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है? क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे इग्नोर करके भूल जाते हैं। और अगर हम उसको नोट्स किए रहेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा जब हम उसको याद करने के लिए बैठेंगे या फिर रिविज़न करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपने राय और सुझाव ज़रूर दें और उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों इसके लिए इसका जो हम यूज करते हैं वो उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है? क्योंकि पथरीली मिट्टी पे गड्ढा खोदना क्या होता है, कठिन होता है। क्लियर है? इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि अर्थिंग में प्रयोग किए वाले जीआई स्ट्रिप की जो बीमा होती है, जीआई स्ट्रिप। दोस्तों, क्वेश्चन में हमारे दो तरीके की पूछी जाती है, एक होती है तांबे की और एक होती है हमारी जीआई स्ट्रिप। ठीक है? तो जीआई स्ट्रिप की जो बीमा होती है वो 25 इंटू 4 mm की होती है। कितना होती है? 25 इंटू 4 mm की। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, जब वो तांबे की पूछे तो 25 इंटू 3 mm और जब जीआई स्ट्रिप पूछे तो 25 इंटू 4 mm। क्लियर है? इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, आपने नाम सुना होगा, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है? ARRESTOR, लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसकी जो बीमा होती है वो होती है 25 इंटू 3 mm। ठीक है? पीएलसी पैनल, पीएलसी पैनल की जो बीमा होती है वो भी होती है 25 mm से 3 mm। क्लियर है? डीजी एंड T/F न्यूट्रल। क्लियर है? तो जो हमारा डीजी एंड T/F न्यूट्रल जो होता है उसकी जो बीमा होती है वो होती है 50 mm टू 6
mm, ठीक है। 50 mm से 6 mm, क्लियर है। और हमारा जो लास्ट है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर बॉडी। ट्रांसफॉर्मर बॉडी की भी जो बीमा होती है जीआई में, वो भी होती है 50 mm टू 6 mm, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के भू संपर्कन का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन है हमारे वो है पहला प्लेट अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा है स्ट्रिप अर्थिंग एंड चौथा है बोथ प्लेट एंड स्ट्रिप अर्थिंग। दोस्तों जो हमारा आंसर नंबर सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में अर्थिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्ट्रिप अर्थिंग का उपयोग करते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। बड़े शक्ति संयंत्रों के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। जो दोस्तों जो हमारे बड़े, ठीक है, जो हमारे लार्ज पावर स्टेशन होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम या 5 ओम। दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्लियर है। बड़ी शक्ति केंद्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान जो होता है वो 0.5 ओम होता है, ठीक है। दोस्तों इसका मान जो होता है 0.5 से लेके 1 ओम तक हो सकता है, क्लियर है। लेकिन 1 ओम का जो प्रयोग किया जाता है उसका उपयोग होता है हमारे वायरिंग में, किसके लिए, वायरिंग अरेंजमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तथा जो हमारे छोटे पावर केंद्र होते हैं, जो हमारे छोटे पावर स्टेशन होते हैं, जो हमारे छोटे पावर स्टेशन होते हैं या फिर केंद्र होते हैं, वहाँ पर 1 ओम से लेकर के 2 ओम तक का रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, छोटे पावर स्टेशन पे, ठीक है। तथा जो हमारे अन्य वैद्युत संस्थान होते हैं वहाँ पे हमारी अर्थिंग जो होती है वो हमारी 2.5 ओम से लेकर के 5 ओम तक प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारे या तो हमारे छोटे लेवल पे पूछेगा या फिर हमारे बड़े लेवल पे पूछेगा। जो हमारे लार्ज पावर स्टेशन की बात की जाएगा तो वो होगा 0.5 ओम से लेकर के 1 ओम तक, ठीक है। और अगर हमारे जब हम क्या रखते हैं, इसका 0.5 ओम रखते हैं। अगर 1 ओम की बात करता है यानी कि वो वायरिंग यानी कि तार स्थापना की बात कर रहा है, ठीक है। जब तार स्थापना की बात होगी तो उसका हो जाएगा हमारा 1 ओम, ठीक है। तार स्थापन संशोधन में 1 ओम हो जाएगा, क्लियर है। और 1 ओम से 2 ओम के बीच जो होगा वो हमारे किस में होगा, छोटे पावर स्टेशन में, क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ जीआई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड्स टू बी टेकन आउट। जीआई पाइप जिसके माध्यम से अर्थ वायर को निकाला जाता है उसका व्यास कितना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ जीआई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड्स टू बी टेकन आउट। जीआई पाइप जिसके माध्यम से अर्थ वायर को निकाला जाता है का व्यास कितना होता है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अपने आप को जज करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके उसके आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए 13 mm डायामीटर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, should be provided as the working space the main switchboard according to Indian Electricity Rule 51। भारतीय विद्युत नियमन 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के आसपास जगह कार्यस्थल के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए हमारा कितना है, 0.914 मीटर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग दिज इज अ टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग, ठीक है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारी वायरिंग होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पुटअप किए जाते हैं, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन है, विच एमंग दिज इज अ टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग। पहला है क्लीट वायरिंग, दूसरा है कंड्यूट वायरिंग
एंड तीसरा है CTS वायरिंग। क्लियर है। तो इन तीनों में से हमारी कौन सी वायरिंग है जो हमारे इंटरनल वायरिंग के प्रकार के हैं। क्लियर है दोस्तों। इसका भी आंसर नंबर क्या है हमारा डी। आंसर नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग एंड CTS वायरिंग, ये तीनों वायरिंग हमारे इंटरनल वायरिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों जो हमारी क्लीट वायरिंग है, कौन सी वायरिंग, क्लीट वायरिंग, यह तार स्थापन सिस्टम का एक अस्थायी प्रकार है। ठीक है, इसको हम अस्थायी रूप से प्रयोग करते हैं। यह नमी वाले स्थानों पर, कहाँ पे, नमी वाले स्थानों व दर्शनीय स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि जो नमी वाले स्थान होते हैं और जो हमारे दर्शनीय स्थान होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की वायरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और तार स्थापना के आधार के रूप में पोर्सलिन के 2 मार्गी या 3 मार्गी क्लीट उपयोग में लाए जाते हैं। क्या चीज़, 2 मार्गी या फिर 3 मार्गी। ठीक है, 2 मार्गी या फिर 3 मार्गी क्लीट उपयोग में लाए जाते हैं। किसके रूप में, पोर्सलिन के रूप में। क्लियर है। और इनको क्या किया जाता है कि लकड़ी के गुल्लियों में स्थापित किया जाता है। लकड़ी को क्या करते हैं, गुल्लियाँ बना करके उसमें हम इसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। क्लियर है। और क्लीट के बीच की जो दूरी होती है वो परस्पर लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 30 सेंटीमीटर। जो हमारी क्लीट होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाई जाती है। क्लियर है। और एक बात है, इसमें जो केबल यूज किया जाता है, केबल वो हमारा PVC टाइप का होता है। ठीक है, या फिर VIR, PVC या फिर VIR प्रकार का केबल इसमें यूज किया जाता है। क्लियर है। और जो हमारा अगला है कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग का जो प्रयोग किया जाता है, इसको उस सिस्टम में जहाँ पे केबलों को कंड्यूट पाइप के अंदर ले जाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वायरिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे केबल को कंड्यूट पाइप के अंदर से ले जाया जाता है। क्लियर है, जिसके कारण तार स्थापना के समय यहाँ पे मैकेनिकल लॉस और नमी तथा आग के प्रभाव से क्या होता है, मुक्त होता है। क्लियर है दोस्तों, कि कंड्यूट वायरिंग जो होती है वो नली के अंदर से ले जाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, इसमें मैकेनिकल लॉस नहीं होता है, नमी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और आग के प्रभाव से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग दिस इज अ टाइप ऑफ बैटन वायरिंग। दोस्तों बैटन वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बैटन वायरिंग। दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ए, यूजिंग मेटल सीथेड वायरिंग, दूसरा है यूजिंग TRS और PVC वायर। क्लियर है। इसमें से कौन सा बैटन वायरिंग का प्रयोग है, बैटन वायरिंग। ठीक है, पहला है जो हमारा धातु आच्छादित शीथ वायरिंग का प्रयोग करके, या दूसरा है TRS अथवा PVC वायर का उपयोग करके। क्लियर है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा धातु आच्छादित वायरिंग है और TRS या फिर PVC, ये हमारे क्या है, दोनों प्रकार की वायरिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। इस वायरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह वायरिंग जो है लकड़ी के बैटन पर स्थापित की जाती है। बैटन, दोस्तों वर्ड आया बैटन। बैटन का मतलब होता है चपटी पट्टी। क्या होता है, चपटी पट्टी। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, लकड़ी की चपटी पट्टी पर स्थापित की जाती है, इसीलिए इसको हम बैटिंग वायरिंग कहते हैं। ठीक है, और इस वायरिंग की स्थापना के लिए दीवार में छेवनी हथौड़ी से क्या करते हैं हम, 2 इंटू टू आकार के 3 से 4 सेंटीमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे छिद्र बनाकर उनमें लकड़ी की गिल्लियां ठोकी जाती हैं। क्लियर है, 3 से 4 यानी कि 3 इस तरह से या फिर 4 इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से गिल्लियां बना करके इसमें क्या की जाती हैं, ठोकी जाती हैं। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्लीट। ठीक है दोस्तों, जो क्रमिक गुटका यानी जो गुटका होता है, जो क्लीट होता है, उसके मध्य की अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा गुटका होता है, जो हमारा लकड़ी का जो गुटक होता है, उसके बीच की जो हमारी दूरी है वो होनी चाहिए 0.6 मीटर। कितना? 0.6 मीटर। क्लियर है। और क्लीट वायरिंग में दो क्रमिक क्लीट के मध्य, जो हमारे दो क्रमिक क्लीट होते हैं, इसके मध्य जो होता है हमारा 15 सेंटीमीटर का क्षैतिज इस तरह से, और 10 सेंटीमीटर का जो होता है हमारा वर्टिकल दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल और 10 सेंटीमीटर हमारा वर्टिकल। क्लियर है। और दोस्तों, इस वायरिंग का उपयोग करने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि यह वायरिंग जो होती है बहुत ही सस्ती होती है। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन अ पावर सर्किट। ठीक है, एक पावर परिपथ में कितने निर्गम यानी कि आउटलेट स्वीकृत हैं। एक पावर सर्किट में, एक पावर परिपथ में कितने आउटलेट्स स्वीकृत हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी यानी कि 2 पॉइंट, आंसर नंबर सी यानी कि 2 पॉइंट जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि एक पावर सर्किट में जो होता है 3000 वाट तथा 2 पॉइंट से अधिकतम रेटिंग के उपकरण नहीं जोड़े जाने चाहिए। ठीक है, पावर सर्किट में अगर 3000 वाट है, कितना? पावर सर्किट में 3000 वाट तथा 2 पॉइंट से अधिक रेटिंग के उपकरण नहीं जोड़े जाने चाहिए। ठीक है, तथा एक जो लाइट तथा एक फैन में 10 पॉइंट तथा 800 वाट जुड़ा होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो लाइट के लिए पॉइंट होते हैं वो हमारे 10 होते हैं तथा वाट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 800 होते हैं। और पॉइंट हमारे 10 होते हैं तथा वाट हमारे 800 होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आउटलेट की बात की गई है, तो आउटलेट जो होगा हमारा कितना होगा, 2 पॉइंट होता है। क्लियर है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI, द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज। दोस्तों, ISI की सिफारिश के अनुसार एक उप सर्किट में अधिकतम वाट में कितना लोड जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि उस पर कितना होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, हमारे कितने आंसर आना चाहिए, ये है हमारा 800 वाट। कितना है, 800 वाट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित जो हमारे ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से किसमें हमारे अत्यंत कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा TRS वायरिंग में, दूसरा है कंड्यूट वायरिंग, तीसरा है केसिंग कैपिंग वायरिंग, एंड चौथा है बोथ कंड्यूट वायरिंग एंड केसिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। क्योंकि हमारी जो कंड्यूट वायरिंग होती है और कैपिंग केसिंग वायरिंग होती है, इसमें हमारे अत्यधिक कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो आंसर नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जो हमारा TRS वायरिंग है वो हमारे बैटन प्रणाली पर आधारित होता है, इसलिए इस गठन के लिए लगभग वह लकड़ी के टुकड़े काट करके इसको विभिन्न चौड़ाई के आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम केबल को लगा करके कैपिंग केसिंग की क्रिया को दिखाते हैं, जिसके कारण से ये केबल क्या होते हैं, खुले होते हैं, और खुले होने के कारण इसमें हमेशा मैकेनिकल लॉस की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, जो हमारे कंड्यूट वायरिंग होती है, ठीक है, जो हमारी कंड्यूट वायरिंग होती है, इसमें क्या होता है, बाहर इसमें जो एक नली होती है, इस पाइप के अंदर से क्या किया जाता है, इसकी वायरिंग को ले जाया जाता है, जिसके कारण से यह मैकेनिकल लॉस तथा नमी व आग से के प्रभाव से क्या रहता है, हमेशा मुक्त रहता है।
क्लियर है। रेजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो। दोस्तों पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता क्या होती है, निम्नलिखित में से कम हो जाती है। कितने से प्रतिशत से अगर कम हो जाएगी तो हमारी जो प्रतिरोधकता होती है वो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। तो 60%, 40%, 20% और 10%। दोस्तों जब 20% से कम हमारी आर्द्रता हो जाती है तो पृथ्वी की जो प्रतिरोधकता होती है वो अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटनिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटनिंग। ठीक है, कार्यशाला प्रकाशमय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग श्रेयस्कर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछा गया है एसएससी जेईई में। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में और एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल। ठीक है, 4 मार्च को इवनिंग शिफ्ट में भी। तो दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी कि गुप्त कंड्यूट वायरिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कार्यशाला प्रकाशमय करने के लिए हमारी जो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे ही उत्तम होती है, सबसे ही अच्छी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को हम प्रीफर्ड करते हैं। क्लियर है दोस्तों। आजकल हमारी जो वायरिंग होती है, वायरिंग हमारी लगभग 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पहला जो होता है वो हमारा होता है सतह वायरिंग। कौन सा होता है, सतह पर वायरिंग। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, छिपी हुई सतह पर वायरिंग। ठीक है, दूसरा होता है हमारा छिपी हुई सतह पर वायरिंग। क्लियर है। तीसरा कौन सा होगा हमारा, थर्ड। तीसरा जो होता है वो हमारा केसिंग और केपिंग होता है, केसिंग एंड केपिंग। ठीक है, और चौथा जो हमारा होता है वो हमारा क्या है, बैटन। ठीक, और जो हमारा 5वां है वो हमारा कौन सा है, क्लिट टाइप का। दोस्तों ये हमारे 5 प्रकार की वायरिंग है और इस वायरिंग को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, पहला हो गया सतह पर वायरिंग, दूसरा हो गया हमारा छिपी हुई सतह पर, थर्ड हो गया केसिंग केपिंग, चौथा हो गया बैटिंग वायर, और लास्ट जो हो गया वो हमारा हो गया क्लिट वायरिंग। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, इसको दिखाया गया है कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI। क्लियर है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइट फैन एंड सॉकेट दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज। ठीक है दोस्तों, लाइट फैन और सॉकेट के अधिकतम पॉइंट को जोड़े जा सकते हैं। कितने, 8, 10, 15, 20। दोस्तों हमने बताया था कि जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, और वाट कितने होते हैं, 800 वाट। किसके लिए, लाइट फैन और सॉकेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट, क्लियर है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 10 पॉइंट्स। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आपको क्लास में भी बताया जाता है कि जो हमारे पास प्लग होते हैं, ठीक है, जो हमारे सॉकेट होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो कुछ हमारे पास जिसमें हमारे पास 3 पिनें होती हैं। ठीक, और इन 3 पिनों में जो ये हमारी तीसरी पिन होती है, ये वाली, ठीक, ये क्या होता है, इस पर आया हमारा प्रश्न है
तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि 3 पिन प्लग में तीसरा पिन प्रदान किया जाता है, यानी कि जो तीसरा पिन होता है वो क्या प्रदान करता है, किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, पहला है प्रोवाइडेड एन अर्थ कनेक्शन, दूसरा है प्रोवाइडेड अ 3 फेज सप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड, एंड सी प्रोवाइडेड अ स्पेयर फेज वेज रिक्वायर्ड, एंड लास्ट है प्रिवेंट द प्लग बीइंग रिवर्स्ड इन द सॉकेट। दोस्तों इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कि दोस्तों जो हमारा पिन होता है सॉकेट का, तीसरा नंबर पिन जो हमारे प्लग होते हैं उसका जो हमारा तीसरा पिन होता है वो हमारा क्या करता है, अर्थिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि जो हमारी तीसरी पिन होती है, जो ये हमारी तीसरी वाली पिन होती है, इसकी लंबाई और मोटाई इन दो पिनों की अपेक्षा क्या होती है, कुछ अधिक होती है। क्लियर है, इन दो पिनों की अपेक्षा क्या होती है, इसकी जो मोटाई और लंबाई होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। वो अधिक इसलिए रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए 3 फेज का मोटर है या फिर प्रेस है, ठीक है, या फिर कोई भी इंडक्शन, घर में जो कोई भी हैवी इक्विपमेंट का सामान होता है उसमें हमारी 3 पिनें दी जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे मोटर में या फिर कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पिन जो होती है हमारी सॉकेट में क्या होगी, सबसे पहले इंटर करती है। ठीक है, इस वाले पिन में सबसे पहले इंटर करती है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, इस पिन के माध्यम से हमारी ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, अगर ये पिन हमारी ना होती तो क्या होता है कि जो हमारी अर्थिंग होती है वो हमारे जो मशीन है, जैसे हमारा मोटर है या फिर प्रेस है, उसमें हमारा कनेक्शन में सप्लाई आने लगती है, जिसके कारण से हमें शॉक लगने की संभावना बनी होती है। यह कारण होता है कि जो हमारी पिन होती है यह बड़ी और मोटी रखी जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पिन है कभी भी इसमें नहीं फिट होने पाती है। ठीक, क्योंकि अगर इसमें फिट होगी तो हमारी जो सप्लाई होती है वो डायरेक्ट किस में चली जाती है, फेज में चली जाएगी, और इससे हमें शॉक लगने की संभावना बन जाती है। क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द एडिशंस ऑफ ग्राउंड रॉड इन द अर्थिंग ग्रिड, भू संपर्कन ग्रिड में भू छड़ों की वृद्धि। दोस्तों हमने बताया ना कि जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि हमें उसका मतलब ही नहीं समझ में आता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख लें, भू संपर्कन ग्रिड में भू छड़ों की वृद्धि। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है, तो क्वेश्चन को हमें देखें यहाँ पे, द एडिशन ऑफ ग्राउंड रॉड्स इन द अर्थिंग ग्रिड। ठीक है, कि अर्थिंग ग्रिड की बात कर रहा है कि अर्थिंग ग्रिड में जो ग्राउंड रॉड होता है वो उसकी एडिशन किस प्रकार का है। ठीक है, वो क्या करने के लिए उसमें लगाया गया है, किस प्रकार के लिए उसको जोड़ा गया है। ठीक है, वो क्या करता है, डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस, दूसरा है हैज़ नो इफेक्ट ऑन अर्थ रेजिस्टेंस, तीसरा है स्लाइटली डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस, एंड फोर्थ जो है स्लाइटली इंक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस। क्लियर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। क्या होता है कि जब हम अर्थिंग यानी कि जब हम भू संपर्कन ग्रिड में भू छड़ों की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि जो भू प्रतिरोध होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि स्लाइटली डिक्रीज। ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होती है, हमारी कमी आ जाती है। क्या करते हैं, जब हम इसकी वृद्धि करते हैं तो ठीक है, जब यह बढ़ता है तो यह क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर यूज, बिजली की आग लगने पर निम्न का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमारे इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि जब हमारी बिजली से आग लगती है तो उस केस में हम निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। ठीक है, पहला है CO2, दूसरा है N2S, तीसरा है SO2, एंड डी है हमारा Cl2। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिक से जो हमारी फायर लगती है
उसके लिए हम उपयोग करते हैं किसका, CO2 का। क्लियर है, CO2 का हम उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है। और इसके स्थान पे हम CCl4 का भी उपयोग करते हैं। और क्या उपयोग करते हैं हम, बालू का भी उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।